अब एकदम हम जो है कि उस शूटिंग करने लगे एकदम पवन सिंह जैसा, तो काम चलेगा जी। तो कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे, आवाज़ सुनाई दे रहा ना आप लोगों को? देखिए बच्चों, ये जो आवाज़ है ना, ये बोलते बोलते ऐसा हो गया है। इतना क्लासेस है, एक दिन में कम से कम 12 से 13 क्लास पढ़ाते हैं। हाँ, डिप्लोमा केमिस्ट्री इंजीनियरिंग का पेपर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, तो प्रिपरेशन का भी मेरा बैच चलता है बच्चों। तो इसलिए बहुत सारा सेक्टर है। मेनली मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग केमिस्ट्री मेरा पेपर है, लेकिन कभी कभी डिमांड होता है तो मॉडर्न फिजिक्स वगैरह भी देखता हूँ। आइए स्टूडेंट, कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे? सोर्सेस ऑफ एनर्जी, क्लासिफिकेशन बता रहे थे आप लोग को। तो बच्चों देखिए, सोर्सेस ऑफ एनर्जी का मतलब इन्वायरमेंट में एनर्जी क्या है, बहुत सारे फॉर्म में है। और जब बहुत सारे फॉर्म में एनर्जी है तो स्टूडेंट उसमें क्या होता है कि देखिए ध्यान से कि सर अगर वाटर देखिएगा तो उसमें एनर्जी किस फॉर्म में है, मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में। अगर बच्चों आप विंड देखिएगा तो उसमें एनर्जी किस फॉर्म में है, काइनेटिक एनर्जी के रूप में। किस में बोलिए, काइनेटिक एनर्जी के रूप में। अब बच्चों मुझे करना क्या है कि इन सभी एनर्जी को बच्चों कन्वर्ट किस में करना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। कारण क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी बहुत ही रिलेबल है, और रिलेबल के साथ साथ बच्चों इसका जो प्रोडक्शन और जो कॉस्ट होता है वह क्या होता है, कम होता है। तो बच्चों आप लोग को मैंने पढ़ाया कि सर ये जो सोर्सेस ऑफ एनर्जी है यह कितने प्रकार के होते हैं, थोड़ा लगा दीजिए वैसे ही। और बच्चों सोर्सेस ऑफ एनर्जी मैंने आपको बताया कि बच्चों मेनली कितने प्रकार के होते हैं, द सन, विंड, फिर बच्चों वाटर, न्यूक्लियर, फ्यूल, मोलिकुलर है ना, और कल इसको इंट्रोडक्शन बताया था। तो बच्चों ये टाइप्स ऑफ जो फ्यूल है उसके बारे में तो आपको पढ़ा दिया, लेकिन बच्चों उसका क्लासिफिकेशन जैसे रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, कॉमर्शियल, नॉन कॉमर्शियल, प्राइमरी, सेकेंडरी, क्लियर हो रहा है ना? स्टूडेंट होता क्या है कि एग्जाम में कभी कभी आपको डिफिनेशन पूछ देगा, अंतर पूछ देगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो वहाँ पे आपको लगेगा कि देखिए बताए नहीं थे, मैं लिख नहीं पाया, 4 नंबर का क्वेश्चन शॉर्ट में पूछेगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट में जल्दी से लिख के यहाँ से निकल जाएंगे। और बच्चों फिर हम लोग अगला टॉपिक को देखेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक जनरेशन और बच्चों इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। कोई दिक्कत नहीं ना? तो बच्चों सबसे पहला लिखिए, पहला जो टाइप बातें थी क्या, प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है बच्चों, तो लिखिए प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी का डिफिनेशन। प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी का डिफिनेशन, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी का बच्चों क्या डिफिनेशन लिखिएगा। पहला डिफिनेशन बच्चों किसका, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी का। द सोर्सेस, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी लिख रहे हैं, the sources which is taken, the sources which is taken, the sources which is taken directly from the sources which is taken directly from nature, directly from nature, डायरेक्टली फ्रॉम नेट, फुल स्टॉप इसी में लिखिएगा। इट इज द फ्री गिफ्ट, इट इज फ्री गिफ्ट गिवन बाय द नेचर, इट इज फ्री गिफ्ट गिवन बाय द नेचर। एग्जाम्पल, गिवन बाय द नेचर, प्रकृति, ये हम प्रकृति के द्वारा दिया हो गया क्या, फ्री में गिफ्ट है। एग्जाम्पल में बच्चों वुड, लकड़ी, वुड कॉमा नेचुरल गैस, वुड कॉमा नेचुरल गैस, बायोमास, बायोमास कॉमा काइनेटिक एनर्जी इन विंड, बायोमास के बाद काइनेटिक एनर्जी इन विंड, and
and energy from sun, energy from sun, etc. sun, एनर्जी फ्रॉम सन। कोई दिक्कत बाबू? प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी क्लियर? लिखिए सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी। अगला डिफिनेशन बच्चों, सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी। सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी, सेकेंडरी सोर्सेस ऑफ एनर्जी। बच्चों इसमें लिखिएगा द सोर्सेज विच इज, द सोर्सेज विच इज, द सोर्सेज विच इज obtained from, the sources which is obtained from, the sources which is obtained from primary sources, the sources which is obtained from primary sources through transformation, through transformation, through transformation is known as, through transformation is known as secondary source of energy, secondary source of energy। इसमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है क्या? कोई दिक्कत नहीं ना? अरे हाँ या ना बोलिए। वैसा सोर्स ऑफ एनर्जी जो कहाँ से प्राप्त करना है? प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी से, उसे क्या कहिएगा? सेकेंडरी। एग्जाम्पल दे दीजिए बच्चों। एग्जाम्पल गैसोलाइन, गैसोलाइन, गैसोलाइन। गैसोलाइन का मतलब बच्चों ब्रैकेट में लिख लो, फिर पूछिए क्या है? GASOLINE, गैसोलाइन। अब बच्चों ब्रैकेट में लिख दीजिएगा ऑब्टेन फ्रॉम, ऑब्टेन फ्रॉम क्रूड ऑयल, क्रूड CRUDE, ऑब्टेन फ्रॉम क्रूड ऑयल। गैसोलाइन कहाँ से प्राप्त होता है बच्चों? क्रूड ऑयल से। कॉमा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कॉमा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये क्या है? देखिए ध्यान से बच्चों, यही आपका मेन है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं? प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी से। क्लियर हो रहा है ना सबको? अगर आपसे पूछेगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी टाइप ऑफ, विच टाइप ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी, तो क्या लिखिएगा? सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि ये कहाँ से प्राप्त हो रहा है? प्राइमरी सोर्स ऑफ। ETC बच्चों, ETC। अगला है बच्चों क्या? टरबाइन, मतलब जो टरबाइन पे जो एनर्जी जा रहा है सो, हाँ ना, पहले पूछ लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। ऐसा कहा है? बोलिए क्या बात कर रहे हैं, बोलिए ना। अच्छा अब एक बार और बोल दीजिए, सुनाई देता है तो ठीक है। हाँ सर, वायु अंगार गैस जो है, वायु अंगार गैस है, हाँ उसको सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी में लिख सकते हैं। एकदम लिख सकते हैं। वायु अंगार गैस, आप नामे से बता रहे हैं, बैठ जाइए। वायु अंगार गैस, भैया उसको वायु अंगार से बना रहे हो गैस, वो क्या होगा? सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी होगा। आगे लिखिएगा, वायु अंगार गैस का मतलब इंग्लिश क्या होता है बच्चों, पता है? अच्छा देख लेंगे बाद में। आगे लिखिए बच्चों, आगे लिखिएगा रिन्यूएबल एनर्जी। आगे क्या टॉपिक लिखिएगा? रिन्यूएबल एनर्जी। और रिन्यूएबल एनर्जी का बच्चों एक और नाम होता है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। डिफिनेशन लिखिएगा बच्चों, it is type of source of energy, it is type of source of energy, it is
type of source of energy. It is type of source of energy which is freely available. It is type of source of energy which is freely available and can be freely available and can be continuously used and can be continuously used. Example, solar energy, comma, wind energy, solar energy, wind energy, comma बच्चों, बायोमास, बायोमास गोबर गैस, बायोमास किससे होता है? गोबर गैस जो आप लोग, बायोमास एंड हाइड्रो एनर्जी ETC, हाइड्रो एनर्जी ETC. क्लियर है बच्चों? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी फ्री अवेलेबल है, क्या है बच्चों बोलिए? कंटिन्यूसली यूज कर सकते हैं, वो क्या कहलाएगा? रिन्यूएबल. अगला क्या लिखिएगा? नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, और इसका एक और नाम है कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी. इसका एक और नाम क्या है? कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी. इसका डेफिनेशन बच्चों किसका लिखिएगा? कन्वेंशनल का. इट इज द सोर्सेस ऑफ एनर्जी, इट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी it is the source of energy which cannot be used. It is the source of energy which cannot be used. It is the source of energy which cannot be used again and again. Which cannot be used again and again. एग्जाम्पल में लिखिएगा बच्चों, कोल, कोल मतलब कोयला, कोल कॉमा नेचुरल गैस, कॉमा नेचुरल गैस, कॉमा पेट्रोलियम, ETC. नेक्स्ट है बच्चों कॉमर्शियल फ्यूल. अगला क्या है बच्चों बोलिए? कॉमर्शियल फ्यूल. commercial fuel is type of energy sources commercial fuel is type of energy sources which is available in market, which is available in market for a definite prices. Example, electricity. Example बच्चों, electricity, comma, coal. Electricity, coal, comma, petroleum, etc. अगला बच्चों, नॉन कमर्शियल फ्यूल और एनर्जी सोर्सेस. नॉन कमर्शियल फ्यूल और एनर्जी सोर्सेस.
It is the type of energy sources. It is the type of energy sources. It is a type of energy sources which does not have a definite prices. Definite, DEFINITE, definite prices in market. Definite prices in market. बच्चों एग्जाम्पल लिखिएगा, सनलाइट, कॉमा वुड, कॉमा वाटर, ETC, कॉमा वाटर ETC। अब भिन्न भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों बोलिए, सोर्सेस ऑफ एनर्जी का क्लासिफिकेशन क्लियर है? पहला कौन सा बोलिए? प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। सेकंड कौन सा? सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी। तीसरा कौन? चौथा कौन? पांचवा कौन? छठा कौन? कोई कंफ्यूजन बच्चों? देखिए 4 नंबर का डिफिनेशन पूछेगा, अंतर कॉमर्शियल नॉन कॉमर्शियल में अंतर। जब बच्चों हम लोग यूनिट 2 और 3 में इंटर कर जाएंगे तो वहाँ एक वर्ड का प्रयोग कर देंगे, कॉमर्शियल फ्यूल। आप हड़बड़ा जाते हो वहाँ पे कि सर ये कॉमर्शियल फ्यूल क्या होता है। बोलो क्लियर है ना? उसका प्राइस क्या होगा? फिक्स होगा। तो इसीलिए मुझे यहाँ पे थोड़ा बताना पड़ रहा है। तो इसको जो है आप ऐसा मत कहिए सर कि कॉमर्शियल नॉन कॉमर्शियल 4 नंबर में पूछेगा। अरे नहीं भाई, 2 नंबर भी पूछ दे, ऑब्जेक्टिव में ही पूछ दे, लेकिन रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल 4 नंबर में पूछेगा। बोलो क्लियर है ना बच्चों? अब स्टूडेंट ध्यान सुनिएगा, सोर्सेस ऑफ एनर्जी और क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेस ऑफ एनर्जी पढ़ने के बाद बच्चों अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और जिसका नाम है बच्चों, ध्यान सुनिएगा, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। क्या बच्चों बोलिए? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। और बच्चों उसको शॉर्ट में नाम देंगे पावर जनरेशन। क्या नाम देंगे बच्चों बोलिए? पावर जनरेशन। और बच्चों यहाँ से ही आपको मिलेगा लिंक किसका? तो पावर प्लांट का। किसका मिलेगा बोलिए? पावर प्लांट का। तो थोड़ा समझ लीजिए, फिर लिखाएंगे आप लोग को। तो सर पावर जनरेशन क्या है? तो बच्चों अभी मैंने आपको पढ़ाया डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या पढ़ाया बोलिए? डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी को उत्पन्न करना कहलाता है बच्चों पावर जनरेशन। फिर से बोलिए, डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी का उपयोग करके क्या जनरेशन करना? पावर जनरेशन करना। ये क्या कहलाता है बच्चों? पावर जनरेशन। बच्चों पावर जनरेशन जो है, 2-3 बात इंपॉर्टेंट है। पूरे वर्ल्ड में इंडिया का स्थान तीसरा है। पूरे वर्ल्ड में इंडिया का स्थान कितना है बच्चों? तीसरा है। तो सबसे पहला जो नंबर पे आता है बच्चों वह होता है बच्चों चाइना। क्या है बच्चों बोलिए? चाइना। सेकंड पे बच्चों अमेरिका। क्या है बच्चों बोलो? अमेरिका। थर्ड पे बच्चों कौन? इंडिया। फोर्थ पे बच्चों क्या? रसिया। अभी बड़ा फेमस हो रहा है ना। और बच्चों अगला पे कौन है बच्चों? जापान। कौन है बच्चों बोलो? जापान। और स्टूडेंट ये तो हुआ सर किसके? पूरे वर्ल्ड में इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन में बच्चों तो सबसे ज़्यादा कौन? चाइना। उसके बाद कौन? अमेरिका, फिर इंडिया, फिर रसिया, फिर कौन? जापान। लेकिन बच्चों अगर आप स्टेट में बात करो कि सर भारत में कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है, पावर जनरेशन करता है, तो वह है बच्चों गुजरात। कौन है बच्चों बोलिए? गुजरात। गुजरात के बाद कौन बच्चों? महाराष्ट्र। गुजरात के बाद कौन बोलिए? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के बाद कौन बच्चों बोलो? कौन? ये बच्चों महाराष्ट्र के बाद बच्चों आता है आपका तमिलनाडु। कौन बच्चों बोलो? तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद कौन? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के बाद कौन? यूपी। ये सुन लो ना, लिखा दूंगा तो याद ही रहेगा। गुजरात में किस चीज़ से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी होती है? देखिए सबसे ज़्यादा पूरे ऑल ओवर इंडिया में देखा जाए तो वो होता है कौन सा? थर्मल से। लेकिन बच्चों गुजरात में जो हमारा होता है वो हाइड्रो से होता है। लेकिन ओवरऑल इंडिया की बात कीजिए तो किससे लीजिएगा? थर्मल से लीजिएगा। बोलो क्लियर हो रहा है सबको ना बच्चों? तो यहाँ पे मैं इंट्रोडक्शन ही आपको लिखाऊंगा। फिर ये 3 पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट में लिखाऊंगा बच्चों कि जहाँ पर जिस यूनिट में पावर को जनरेट किया जाता है बच्चों
उसे हम लोग कहते हैं पावर प्लांट। क्या कहते हैं बोलो? पावर प्लांट। और बच्चों उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन प्लांट। कोई दिक्कत नहीं ना बच्चों? फिर उसी में अगला पॉइंट लिखाएंगे कि इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन प्लांट में बच्चों जो होता है, ध्यान से सुनिएगा, कम्बिनेशन ऑफ टरबाइन और अल्टरनेटर होता है। किसका कम्बिनेशन हो? तो बोलिए टरबाइन और अल्टरनेटर। ये टरबाइन और अल्टरनेटर बच्चों मुख्यतः क्या करते हैं कि जो सोर्सेस ऑफ एनर्जी है उसके एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल, मैकेनिकल से क्या? इलेक्ट्रिकल। इसके साथ साथ फिर अगला पॉइंट लिखाएंगे कि इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन यूनिट में, इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट में बच्चों सिर्फ टरबाइन और आपके जनरेटर ही नहीं होता है, बहुत सारे क्या होते हैं बच्चों? डिवाइसेस का प्रयोग किया जाता है, इक्विपमेंट का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? तो स्टूडेंट उस इक्विपमेंट का बच्चों हम लोग क्या करेंगे? डिटेल स्टडी करेंगे। और यहाँ पे बच्चों एक पॉइंट लिखेंगे, फिर आपको जो मेन पॉइंट होगा लेआउट एंड वर्किंग ऑफ ये बस भूल गए। फिर बच्चों पावर प्लांट का आपको क्लासिफिकेशन बताएंगे कि जैसे बच्चों थर्मल पावर प्लांट, फिर क्या है हाइड्रो पावर प्लांट, फिर क्या है न्यूक्लियर पावर प्लांट। कोई दिक्कत नहीं ना? और उसमें फिर पहला टॉपिक लेंगे बच्चों क्या? थर्मल पावर प्लांट। क्या बच्चों बोलिए? थर्मल पावर प्लांट। और उस थर्मल पावर प्लांट को बच्चों कहते हैं स्टीम पावर प्लांट भी। क्या कहते हैं बोलिए? स्टीम पावर। तो वहाँ से हम लोग का कहानी चल पड़ेगा क्या? थर्मल पावर प्लांट का। वहाँ से फिर प्लांट का फिगर बनाएंगे जिसको हम लोग कहते हैं बच्चों लेआउट। क्या कहते हैं बच्चों बोलो? लेआउट। पूरा डायग्राम बनाएंगे बोर्ड पर। एक क्लास में मुझे वही लग जाएगा आपको फिगर बना के उसको समझाने में। और फिर क्या करेंगे बच्चों? एक एक पार्ट को एक्सप्लेनेशन होगा। एक एक पार्ट को जैसे लिखा है ना, वो एक एक पॉइंट को फिर एक्सप्लेन किया जाएगा। पहले क्या करेंगे कि पूरे प्लांट का वर्किंग आपको बता देंगे कि टरबाइन क्या किया, तो जनरेटर क्या किया, तो बॉयलर क्या किया। बोलो क्लियर है ना बच्चों? उसके बाद फिर तोड़ के पढ़ेंगे कि बॉयलर किसे कहते हैं, टरबाइन का क्या काम है, कंडेंसर क्या क्या काम है। अरे रोड में बन रहा है सबको ना, कोई दिक्कत नहीं ना? और बच्चों लास्ट में फिर हम लोग चले जाएंगे कहाँ पे बच्चों? कि ये जो थर्मल पावर प्लांट है, ध्यान सुनिएगा, थर्मल मतलब हीट। और बच्चों ये थर्मल पावर प्लांट को जो थर्मल यानी कि हीट जनरेट करना है, तो हीट हम कैसे भी कर सकते हैं, गैस को जला करके, कोयला को जला करके। बोलो क्लियर है ना बच्चों? या बच्चों पेट्रोलियम को जला करके, या रेडियो एक्टिव से। तो उसका एक एक फिगर आपको बना के भी डिस्कस करेंगे कि जैसे अगर मान ली कि गैस से जलाएंगे तो वो कहलाएगा गैस थर्मल पावर प्लांट कहलाएगा, तो उसका कंस्ट्रक्शन कैसा होगा, तो वो उसको भी हम लोग ब्रीफ में पढ़ेंगे। और लास्ट में बच्चों हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट और उसका बच्चों डिसएडवांटेज पढ़ करके चैप्टर को क्या करेंगे? ख़त्म करेंगे। अरे क्लियर हो रहा है सबको ना बच्चों? तो स्टूडेंट अभी हम लोग का टॉपिक क्या है बोलिए? पावर जनरेशन। तो पावर जनरेशन में जितना समझाया उतना क्या कर रहे हैं? लिखा रहे हैं। तो लिखिए पॉइंट नंबर 1, पावर जनरेशन का बच्चों क्या? पॉइंट नंबर 1, पावर जनरेशन। टॉपिक का नाम क्या रहेगा बच्चों? पावर जनरेशन। हेडिंग दीजिएगा पावर जनरेशन, पावर जनरेशन। पावर जनरेशन और पहला पॉइंट या डिफरेंशिएशन कर सकते हैं बच्चों इसको, पावर जनरेशन और इलेक्ट्रिकल जनरेशन। पावर जनरेशन और इलेक्ट्रिकल जनरेशन, पावर जनरेशन और इलेक्ट्रिकल जनरेशन इज द प्रोसेस। पावर जनरेशन और इलेक्ट्रिकल जनरेशन is the process of generating electrical power, from sources of primary energy, sources of primary energy। देखिए याद यूज हो गया ना, अभी पढ़े थे प्राइमरी और सेकेंडरी, और यही जनरेशन को भी डिफाइन करते। प्राइमरी नहीं बताते तो फिर आप घूम के जाते कि प्राइमरी किसे कहते हैं। क्लियर हो रहा है बच्चों ना? तो क्या मैंने बोला
कि इलेक्ट्रिकल पावर और इलेक्ट्रिकल जनरेशन एक प्रोसेस है। क्या? इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट करने का। कहाँ से? प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। सेकेंड पॉइंट बच्चों, इंडिया इज द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ एक्चुअली होली आ गया है ना। थर्ड लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और बच्चों इसको लिख लीजिएगा, चाइना सबसे ज़्यादा, उसके बाद बच्चों क्या? अमेरिका, उसके बाद इंडिया, उसके बाद रसिया, और लास्ट में क्या बच्चों? जापान। चाइना, अमेरिका, इंडिया, रसिया और जापान। चाइना, अमेरिका, इंडिया, रसिया और जापान। अगला पॉइंट बाबू, गुजरात स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ electricity in India। तो सबसे पहले क्या लिखिएगा बच्चों? गुजरात। फिर क्या लिखिएगा? महाराष्ट्र। गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद बच्चों क्या? उत्तर प्रदेश, यूपी। हाँ, क्या ये आपको कंफर्म पता तो नहीं है, लेकिन नीचे आएगा। ये स्टैटिक जीके क्वेश्चन है, ये नॉट रिलेटेड टू जनरेशन। लास्ट नंबर में देखेंगे। अगला पॉइंट लिखिएगा बच्चों, बल्क इलेक्ट्रिक पावर। ये सब क्वेश्चन देखना, थोड़ा सा गूगल में चले जाइए ना, तुरंत दे देगा आंसर। बल्क, अगला पॉइंट, बल्क इलेक्ट्रिक पावर। बल्क मतलब लार्ज, BULK। हाँ, बल्क इलेक्ट्रिक पावर is produced by bulk electric power is produced by a special plant. Bulk electric power is produced by a special plant. A special plant is known as जनरेटिंग स्टेशन। इज नोन एज, अभी देख ही लोगे क्या? इज नोन एज जनरेटिंग स्टेशन और पावर प्लांट। इज नोन एज जनरेटिंग स्टेशन और क्या बच्चों? पावर प्लांट। जनरेटिंग स्टेशन और पावर प्लांट को अंडरलाइन कर दो। तो बच्चों पावर प्लांट और जनरेटिंग स्टेशन हो गया। किसे कहते हैं? पावर स्टेशन और पावर प्लांट, जहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ क्या किया जाए? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाए, उसे कहते हैं बच्चों क्या? पावर स्टेशन और पावर प्लांट। अगला पॉइंट लिखिएगा, द डिजाइन ऑफ पावर प्लांट
द डिज़ाइन ऑफ पावर प्लांट, द डिज़ाइन ऑफ पावर प्लांट such that the design of power plant such that following two, the design of power plant such that following two aspects following two aspects ASPECTS, following two aspects। बच्चों इसका मतलब समझ रहे हैं? पहले समझ लीजिए ध्यान से, ये दो बात जो लिखाने जा रहे हैं बच्चों। जो डिज़ाइन ऑफ जो पावर प्लांट होता है, मैंने क्या लिखाया है कि द डिज़ाइन ऑफ पावर प्लांट सच दैट फॉलोइंग टू एस्पेक्ट्स, जितने भी पावर प्लांट होते हैं, जितने भी पावर प्लांट को डिज़ाइन किया जाता है, उसमें हमको दो ही आशा रहता है। या ध्यान सुनिए, एस्पेक्ट मतलब क्या होता है? आशा। हमसे तुमसे हमको ऐसा एक्सपेक्ट नहीं था कि तुम ऐसा बिहेव करोगे। तो एस्पेक्ट मतलब क्या होता है बच्चों? बोलिए, आशा। तो इसमें जितने भी पावर प्लांट हम लोग बनाते हैं तो हम लोग का दो ही एस्पेक्ट होता है। पहला एस्पेक्ट ये होता है, ध्यान सुनो, कि जितना मशीनरी और जितना इक्विपमेंट हम प्लांट में लगा रहे हैं उससे कि ज़्यादा कि हमको इलेक्ट्रिसिटी में फ़ायदा हो। फिर से बोलिए, जितना मशीनरी, जितना इक्विपमेंट किस में लग रहा है? पावर प्लांट में, उससे ज़्यादा हमको फ़ायदा हो। यानी कि जब इलेक्ट्रिसिटी बनाए तो ज़्यादा से ज़्यादा हमको क्या मिले बच्चों? उससे आउटपुट मिले, पहला। दूसरा एस्पेक्ट ये होता है कि जो प्लांट का ऑपरेशन है वह रिलेबल हो, वह कंटिन्यूअस हो और वह सेफ हो। फिर से बोलिए बच्चों, दो एस्पेक्ट है कि जितना भी इक्विपमेंट यूज किया, जितना भी क्या यूज किया, मशीनरी यूज किया, उससे हमारा आउटपुट क्या हो? ज़्यादा हो। हम क्या रहें? लाभ में रहें। कहते हैं ना, सिंपल सी बात है, पूंजी कम लगाएं और फ़ायदा क्या हो? ज़्यादा से ज़्यादा। तो यही बात प्लांट में भी अवेलेबल है बच्चों। और दूसरी बात कि प्लांट बच्चों कंटिन्यूअस काम करे, सिक्योर रहे, रिलेबल काम करे और हमको कोई दिक्कत नहीं हो, लगातार हमको आउटपुट मिलता रहे। तो बच्चों जितने भी प्लांट लगाए जाते हैं यही दो बात का ध्यान रखा जाता है। कोई दिक्कत बच्चों किसी को? तो लिख लीजिए, यही बात आपको मैं लिखा रहा हूँ कि द डिज़ाइन ऑफ पावर प्लांट सच दैट, क्या लिखा है बच्चों? फॉलोइंग टू एस्पेक्ट। तो पहला लिखिएगा बच्चों, फर्स्ट, द सिलेक्शन एंड पहला एस्पेक्ट, द सिलेक्शन एंड द सिलेक्शन एंड पावर जनरेटिंग इक्विपमेंट, द सिलेक्शन एंड पावर जनरेटिंग इक्विपमेंट, the selection and power generating equipment, selection and power generating equipment should be power generating equipment, equipment समझ रहे हो ना? मशीन, इक्विपमेंट मतलब सामान, मशीन, औजार। पावर जनरेटिंग इक्विपमेंट शुड बी मैक्सिमम रिटर्न, should be maximum return from a minimum expenditure, EXPENDITURE। फिर से सुनिएगा, EXPENDITURE, EXPENDITURE। बच्चों एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है पता है? खर्च। तो क्या है बच्चों? फ्रॉम अ मिनिमम एक्सपेंडिचर ओवर द मिनिमम एक्सपेंडिचर ओवर द वर्किंग लाइफ ऑफ द प्लांट, बच्चों ये पॉइंट एक बार पढ़िए, कोई दिक्कत है देखिए तो क्या लिखा है? द सिलेक्शन एंड पावर जनरेटिंग इक्विपमेंट शुड बी मैक्सिमम रिटर्न फ्रॉम अ मिनिमम एक्सपेंडिचर
over the working life of the plant. Second point, the operation of plant should be, the operation of plant should be, the operation of plant should be, the operation of plant should be provide, the operation of plant should be provide cheap, operation of plant should be provide cheap, comma, reliable and continuous service, reliable and continuous service, reliable and continuous service. बच्चों कोई दिक्कत नहीं, अगला पॉइंट लिखिएगा। देखो थ्योरी ऐसा नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा लिखा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप एक एक पॉइंट में देखिएगा बच्चों, रिपीटेशन नहीं है, सारे पॉइंट आपको एकदम इजी लैंग्वेज है, नॉट टेकन फ्रॉम एनी बुक। अरे देखो यार बुक से ही पढ़ के तो लिखा रहे हैं ना, लेकिन बच्चों ये थ्योरी है आपके लैंग्वेज में है क्या? अरे बोलो, क्लियर हो रहा है ना सबको? आप अभी जो भी थ्योरी पढ़ेंगे आपको याद करने में बहुत ही सहायता होगा। अगला पॉइंट लिखिएगा, विश्वसनीय। रिबेलमेंट क्या होता है बच्चों? विश्वसनीय। आगे लिखिएगा, ए जनरेटिंग स्टेशन, इसी में कंटिन्यू, ए जनरेटिंग स्टेशन पावर जनरेशन में पॉइंट लिखा रहा हूँ सारा, तो फटाफट चलते चला जाइएगा, ठीक है ना? हाँ, पॉइंट चेंज करके लिखिएगा। ए जनरेटिंग स्टेशन, ए जनरेटिंग स्टेशन essentially, a generating station essentially employ a generating station essentially employ a prime mover, essentially employ a prime mover coupled to an alternator, prime mover coupled to an alternator, coupled to an alternator for the production of electric power, production of electric power, production of electric power। आगे लिखिए बच्चों, in a power plant, in a power plant, in a power plant, apart from alternator and prime mover, in a power plant, apart from prime mover and alternator, in a power plant, apart from prime mover and alternator, prime mover and alternator combination, comma, a modern station employ, a modern station employ several equipment and instrument several equipment and instrument to working of power plant, to working of power plant, to working of power plant। बच्चों अगला पॉइंट लिखिएगा, डिपेंडिंग अपॉन द फॉर्म ऑफ, डिपेंडिंग अपॉन द
form of depending upon the form of energy converted into electrical energy, depending upon the form of energy converted into electrical energy, comma, the generating station classified, the generating station are classified as under, पहला क्या होगा बच्चों, पहला लिखिएगा स्टीम पावर स्टेशन, पहला क्या है बच्चों, स्टीम पावर स्टेशन। दूसरा क्या है बच्चों हमारा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। तीसरा है बच्चों हमारा डीजल पावर स्टेशन। न्यूक्लियर पावर स्टेशन। स्टीम पावर स्टेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, डीजल पावर स्टेशन और न्यूक्लियर पावर स्टेशन। अब बच्चों ज़रा ध्यान से यहाँ पे समझिएगा, क्योंकि हम लोग के यहाँ से टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। मेन बच्चों हम लोग स्ट्रीम में चले आएंगे सिलेबस में। बच्चों देखिए ध्यान सुनिए, स्टीम पावर स्टेशन, डीजल पावर स्टेशन, न्यूक्लियर पावर स्टेशन, ये बच्चों आपको 3 यूनिट में फर्स्ट यूनिट में ही पढ़ना है। क्योंकि स्टूडेंट ध्यान सुनिएगा, इन तीनों में क्या हो रहा है बच्चों कि हम लोग यूज करें किसका, हीट का। किसका यूज करेंगे बोलिए, हीट का। और हीट से बच्चों बनाएंगे क्या, स्टीम। और स्टीम में बच्चों होता है जो एनर्जी, उसको कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। लेकिन बच्चों जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है उसमें हम लोग हीट का प्रयोग नहीं करते। तो इसीलिए बच्चों इसको पढ़ेंगे कहाँ पे, यूनिट 2 में। कोई दिक्कत बाबू किसी को? तो स्टूडेंट यहाँ पे बड़ा सा हेडिंग बनाइएगा और टॉपिक का नाम लिखिए बच्चों। हाँ बोलिए, कौन वाला पॉइंट समझा दे, डिपेंडिंग अपॉन वाला। हाँ डिपेंडिंग अपॉन वाला, डिपेंडिंग अपॉन फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बच्चों आप कौन से फॉर्म से, ध्यान सुनिएगा, कौन से एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसी के आधार पर पावर प्लांट को निम्नलिखित रूपों में विभक्त किया गया है। जैसे स्टीम पावर स्टेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। हाँ इसके ऊपर वाला में, इसके ऊपर वाला वही तो लिखाए हैं कि जो इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट होता है उसमें टरबाइन और अल्टरनेटर ही सिर्फ नहीं होता है, इसके अलावा भी बहुत सारे इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग पावर प्लांट में किया जाता है। बोले क्लियर है? यही पॉइंट तो लिखाया हूँ। अरे क्लियर है ना? इन क्या लिखे, इन पावर प्लांट अपार्ट फ्रॉम प्राइम मूवर अल्टरनेटर कम्बिनेशन ए मॉडर्न जनरेटिंग स्टेशन इम्प्लॉय सेवरल इक्विपमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट। यही तो लिखाया हूँ मैं। खड़ा होइए आप, खड़ा होइए, पढ़िए पहला पॉइंट पढ़िए, एक धीरे पढ़िए, आराम से बोलिए, पढ़िए। हाँ हाँ बोलिए, रुक जाइए। इन अ पावर प्लांट का मतलब क्या? ओके आगे पढ़िए 4 लाइन फिर। अपार्ट फ्रॉम मतलब, अपार्ट मतलब होता है छोड़ करके,
अपार्ट में क्या होता है, छोड़ करके। आगे पढ़िए। हाँ एक मिनट। अपार्ट फ्रॉम प्राइम मूवर एंड अल्टरनेटर, अभी मैंने आपको पहले पॉइंट में लिखाया कि प्राइम मूवर अल्टरनेटर होता है, तो वही मैं लिखा रहा हूँ कि अपार्ट फ्रॉम अल्टरनेटर एंड प्राइम मूवर और अल्टरनेटर को छोड़ करके भी, आगे पढ़िए, ये जो लेटेस्ट जो स्टेशन है पावर प्लांट वाला, एम्प्लॉय मतलब लगाता है, यूज करता है। आगे सेवरल इक्विपमेंट मतलब क्या है, बहुत सारे इक्विपमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट। क्लियर हो गया? तो बैठ जाइए। तो बच्चों अब हम लोग का पहला जो है क्या है बच्चों, बोलिए, स्टीम पावर स्टेशन का बच्चों टॉपिक लिखिएगा, हेडिंग बनाइए, लेआउट एंड LAYOUT। लेआउट मतलब क्या होता है, अरे ढांचा। घर बनाते तो क्या करते हो, लेआउट करवाते हो ना इंजीनियर बुला करके। लेआउट एंड वर्किंग ऑफ, मतलब जितना समझा दे रहे ना आप लोग उतना ही, और जैसे गाय को थोड़ा से कर दो तो और हाथ पैर पसार देगा, वही हाथ, जितना एक एक पॉइंट समझा रहे हैं तो आप लोग एकदम, इसमें ए में भी दिक्कत आ गया। अब द मतलब क्या होता है, लेआउट एंड वर्किंग ऑफ ए टिपिकल, लेआउट एंड वर्किंग ऑफ अ टिपिकल थर्मल पावर प्लांट, लेआउट एंड वर्किंग ऑफ अ टिपिकल थर्मल पावर प्लांट है, वर्किंग ऑफ अ टिपिकल, TYPICAL, लेआउट एंड वर्किंग ऑफ अ टिपिकल थर्मल पावर प्लांट, लेआउट एंड वर्किंग ऑफ a typical thermal power plant, typical thermal power plant with a steam turbine, and electric generator, बच्चों ये सिलेबस का आपका पहला लाइन है, विथ स्टीम टरबाइन एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर। बच्चों क्लियर हुआ? लेआउट मतलब बच्चों क्या करना है, डिजाइन। लेआउट एंड वर्किंग ऑफ है क्या बच्चों, बोलिए, थर्मल पावर प्लांट। टिपिकल मतलब कि मतलब जो एक थर्मल पावर प्लांट का बेसिक डिजाइन होता है उसको आपको पढ़ना है। बोलो क्लियर है ना? तो स्टूडेंट पहला पॉइंट लिखिएगा, किस में, इसी में, ए जनरेटिंग स्टेशन which convert heat energy of coal, a generating station which convert heat energy of coal combustion into electrical energy is known as a steam power station, कितना ज़्यादा बार लिखा जा रहा है क्या? अब देखिए जो पॉइंट है तो लिखाऊंगा, या आप लोग वो सब चलते रहता है, आप लोग करते रहिए, दैट इज़ सिंपल वे। अब स्टीम से अगर इलेक्ट्रिकल बन रहा है, जैसे बच्चों एक टॉपिक है 9th में, समझ गया ना, सॉल्यूशन। अब देखिए होता क्या है कि एक ही टर्म को बार बार यूज करना पड़ता है। अगर एक्वा सोल्यूशन लोगे तो शुगर एंड वाटर, ट्रू सोल्यूशन लोगे शुगर एंड वाटर, सर है ना। फिर क्या होता है बच्चों,
तो कॉन्सनट्रेटेड डाइल्यूट शुगर एंड वाटर। तो एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करना हमारी मजबूरी है, ना कि हमारा शौक, ठीक है ना। ए जनरेटिंग स्टेशन विच कन्वर्ट हीट ऑफ कोल कंबसन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज स्टीम पावर स्टेशन। तो बच्चों आज हम लोग कहाँ पे पहुँच गए बोलिए, स्टीम पावर स्टेशन तक। बच्चों कल 3-4 पॉइंट और लिखाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद बच्चों आपको लेआउट करवाएंगे और डायग्राम बना करके उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्या बोलिए, कोई दिक्कत किसी को? बच्चों यही पेपर है,